हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट किया था। आई होप सबको याद होगा। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? वो जो एक कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाया करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या था? यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज उसी कंट्री से की जा रही हैं, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते थे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट किया था। हमने एक क्वेश्चन भी किया था वर्कशीट से। ठीक है, आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर है। जिसको नहीं है डाउट्स पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, हम अपने आज का टॉपिक कंटिन्यू करते, अपना आगे बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को थोड़ा सा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? फैक्टर पेमेंट या इनकम और ट्रांसफर पेमेंट या इनकम। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा कि फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम क्या होती है। बेटा पेमेंट और इनकम एक ही चीज है। पेमेंट हम किसके व्यू पॉइंट से देख रहे हैं? जो पेयर है, यानी जो किसी एक्सपेंडिचर, किसी खर्चे को दे रहा है, पे कर रहा है, उसके लिए वो चीज पेमेंट होती है। और जो रिसिपिएंट है, यानी जो उस चीज को रिसीव कर रहा है, उसके लिए वही चीज इनकम होती है। सॉरी, जैसे मैंने परचेज किया, एक्स परचेज्ड बुक्स फ्रॉम अ बुक सेलर, ठीक है, एंड पेड ₹100 मैंने पे किए। तो अभी 100 रुपये जो है, 100 रुपये बुक सेलर के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि ये कौन है? रिसीवर, रिसिपिएंट है। और जो 100 रुपये हैं एक्स के लिए बेटा क्या है? पेमेंट, क्योंकि ये कौन है? पेयर है। क्लियर है? तो जो पे करता है वो, उसके लिए वही चीज पेमेंट बन जाती है। जो रिसीव करता है उसके लिए वो चीज इनकम बन जाती है। तो पेमेंट और इनकम, आप मान लीजिए दीज आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, तो हम फैक्टर पेमेंट बोले या फैक्टर इनकम बोले, इसीलिए ऑब्लिक लगा है। ट्रांसफर पेमेंट बोले या ट्रांसफर इनकम बोले, बात एक ही होगी। क्लियर है? अब ये होती क्या है? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट होती क्या है? ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। बेटा जो भी वीडियोस देख रहा है, ये ध्यान रखना है कि वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखिए। अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए, सारी बातें आप चाहते हो अच्छे से समझ आए, तो सीक्वेंस वाइज देखो। तभी आपकी क्लासेस को जब अपलोड किया गया है तो नाम दिए गए हैं नेशनल इनकम 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप सीक्वेंस में प्लीज देखिए। क्योंकि जब हम आज की क्लास कर रहे हैं तो पिछले कंसेप्ट को थोड़ा सा हम बीच में लेके आते हैं, और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो आज की क्लास नहीं समझ पाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट अपना पीछे लेकर के चलते हैं। हमने एक कंसेप्ट किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबको याद है, जिसने भी पहली क्लासेस देखी है उन्हें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, मैंने कोई फैक्ट्री लगानी है या फिर मैंने कोई शॉप खोलनी है, कोई भी मुझे प्रोडक्शन करनी है गुड्स की चाहे सर्विसेज की, उसके लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो कि क्या क्या थे? सबको याद है, लैंड था, लेबर था, कैपिटल था और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप थी। ये 4 फैक्टर्स मुझे चाहिए। मुझे कोई भी काम स्टार्ट करना हो, जमीन चाहिए, जगह चाहिए यानी कि लेबर चाहिए, काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, कैपिटल चाहिए यानी काम करने के लिए पैसा चाहिए, एंटरप्राइज यानी कि स्किल्स चाहिए, टैलेंट चाहिए काम करने के लिए, काम कौन करेगा। ये चारों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपनी क्लास में। और आगे हमने क्या पढ़ा कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं, these are the owners of these factors of production। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड। यानी ये जो फैक्टर्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। सेक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं। और इन्हें यूज कौन करता है? हायर कौन करता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इनको हायर करते हैं। किस लिए हायर करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, उसके लिए प्रोड्यूसर्स इनको हायर करते हैं। हाउस होल्ड्स इनके ओनर्स होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हाउस होल्ड सेक्टर
प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था हमने, ताकि प्रोडक्शन की जा सके। बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देते थे? हमने पढ़ा था फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम हमने पढ़ा था, आपको याद है। 2 सेक्टर मॉडल वाला कंसेप्ट हमने सर्कुलर फ्लो का जब पढ़ा था तो हमने उसमें ये चीजें पढ़ी थी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है, यानी वो प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज अपनी, और प्रोड्यूसर्स उन्हें हायर करते हैं, प्रोड्यूसिंग फर्म्स उन्हें हायर करती हैं और बदले में उन्हें इनकम देती हैं। जैसे हमने पढ़ा था लैंड को क्या मिला, अब इनके रिवॉर्ड्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं क्या थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में वो इनकम जनरेट हो रही थी, इनके रिवॉर्ड्स थे। रिवॉर्ड्स भी कह सकते हैं हम, इसको इनकम भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर था लैंड था, लैंड के बदले में क्या मिल रहा था? रेंट। रेंट क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, रेंट का मतलब सबको पता है कि किसी की हम जगह यूज कर रहे हैं, उसके बदले में जो पेमेंट आती है उसे हम रेंट कहते हैं। तो रेंट क्या होता है? पेमेंट received by landlord for use of its land by producers। प्रोड्यूसर्स जो लैंड यूज करते हैं उसके बदले में जो पेमेंट मिलती है उसे हम रेंट कहते हैं। ऐसे ही लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। वेजेस क्या होती हैं? पेमेंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं उसके बदले में जो पेमेंट आती है उसे हम लेबर कहते हैं। सर्विसेज कौन सी? अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, मैं कुछ काम कर रही हूँ, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। देन था हमारा कैपिटल। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता था? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है? पेमेंट या इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर यूज ऑफ कैपिटल। आपने किसी का पैसा इस्तेमाल किया, उसके बदले में जो पेमेंट दे रहे हो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। 4 था हमारा एंटरप्रेन्योर, इसके बदले में प्रॉफिट था, किसके बदले में मिलता है? पेमेंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। जो अपनी स्किल्स हैं वो प्रोवाइड किए, उसके बदले में जो पेमेंट मिलती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए क्या है? उनके लिए ये इनकम है। हमने एक चीज नोट करनी है इसमें, जिसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि लैंड पे रेंट तब मिलता है जब लैंड बदले में दी जाती है। वेजेस लेबर को तब मिलती हैं जब बदले में सर्विसेज दी जाती हैं। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट तब मिलता है जब कैपिटल यूज करने के लिए दी जाती है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तब मिलता है जब वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। अगर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा ही नहीं तो प्रॉफिट थोड़ी ना मिलेगा, तब तो उसे लॉस मिलेगा। हमने क्या देखा कि गिव एंड टेक चल रहा है। जमीन दी तो बदले में किराया मिला, अपना लेबर अपना काम किया बदले में वेजेस मिली, अपना पैसा दिया बदले में इंटरेस्ट मिला, अपना दिमाग इस्तेमाल किया स्किल्स यूज की बदले में प्रॉफिट मिला। यानी 2 साइडेड काम चल रहा है, 2 साइडेड काम चल रहा है, 1 साइडेड नहीं है। लैंड दिया है तो रेंट मिलेगा, जगह नहीं दोगे तो रेंट क्यों मिलेगा? 1 साइडेड पेमेंट नहीं है। ये कौन सी पेमेंट है? 2 साइडेड पेमेंट है, 2 साइडेड पेमेंट। ठीक है, तो हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज ले रहे हैं।
तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या होती है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। लेट अस सी द डेफिनेशन। हाँ जी, अपने नोट्स में देख रहे हैं, और आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी, बेटा जो जो चीजें मैं समझा रही हूँ आप उसके नोट्स भी बनाते हुए चलें, आपके लिए ही आसानी होगी। कल को एग्जाम्स में जब पढ़ना पड़ेगा और अगर आपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना रखे हैं छोटे छोटे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज से टारगेट करेंगे 100 मार्क्स का, तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या है? फैक्टर पेमेंट रिफर्स टू पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जो पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। कि कब दी जाती है, हाईलाइट कर लेंगे, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। रेंडरिंग की जगह हम प्रोवाइडिंग शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर किसी को रेंडरिंग शब्द याद करने में दिक्कत हो, वो प्रोवाइडिंग शब्द का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो रेंडरिंग मतलब प्रोवाइड करना। तो फैक्टर पेमेंट अभी हमने पीछे समझा इस चीज को, उसको अब हम पढ़ रहे हैं। यही समझा था कि फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जो पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। कब मिलती है? जब वो बदले में अपनी सर्विसेज देते हैं। अभी मैंने समझाया टू साइडेड चीज है, वो टू साइडेड प्रोसेस है। लैंड दी तब रेंट मिला, कैपिटल दी तब इंटरेस्ट मिला, सर्विसेज दी तब आपको वेजेस मिली, और स्किल्स यूज की तब आपको प्रॉफिट मिला। यानी बदले में आप कुछ दोगे, हाउस होल्ड कुछ देगा अपनी सर्विसेज, तो बदले में उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में तब उसको पेमेंट रिसीव होगी प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर पेमेंट रिफर्स टू पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग या फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन करने में हम जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो बदले में जो हमें पेमेंट मिलती है उसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सब की है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये सारी की सारी फैक्टर पेमेंट्स कहलाती हैं। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। क्लियर है? ये हमारी फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। पहले फैक्टर पेमेंट क्या होती है? फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन हाउस को, तो बदले में उन्हें जो पेमेंट मिलती है उसे हम फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? 4 फैक्टर्स इनकम होती हैं। कौन कौन सी? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये चारों मिलके क्या बन जाती है? सम टोटल ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नोन एज फैक्टर इनकम ऑफ अ कंट्री। पूरी कंट्री का अगर हम जोड़ दें तो ये फैक्टर इनकम बन जाएगी, और सबकी फैक्टर इनकम मिला के क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन हमने करी है पहले, एक डेफिनेशन और है। वो क्या है नेशनल इनकम की? एक और डेफिनेशन आज उसको लिखते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल of all the factor incomes generated by normal residents of a country ड्यूरिंग द ईयर। जब हम ड्यूरिंग द ईयर की बात करते हैं तो हमारा मतलब अकाउंटिंग ईयर होता है उससे। जैसे हम अपनी नॉर्मल फर्म्स की इनकम निकालते हैं या प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसे ही देश की इनकम भी निकालते हैं। तो यूजुअली इट्स एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल कर दें। किसकी फैक्टर इनकम? सिर्फ और सिर्फ
नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम, यानी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उनकी इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगी। यानी नेशनल इनकम में किसकी इनकम सिर्फ आएगी? जो हमारे देश के, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में आएगी। जो मेरी कंट्री का रेजिडेंट ही नहीं है, आप मानिए ना मिस्टर एक्स मेरी कंट्री के रेजिडेंट है ही नहीं, तो उनकी इनकम को मैं अपनी नेशनल इनकम में कैसे कर दूंगी? जैसे मैं अपने घर की इनकम निकाल रही हूं, मान लीजिए टोटल इनकम ऑफ माय हाउस, मुझे अपने घर की टोटल इनकम निकालनी है। मेरे घर में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 मेंबर है मेरे घर के। तो इन सब की इनकम का जब मैं टोटल करूंगी तभी तो मेरे घर की टोटल इनकम आएगी ना, अगर मुझे अपने घर की टोटल इनकम निकालनी है तो। अब मान लीजिए बी है, बी का एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, ये मेरे घर का मेंबर ही नहीं है, तो इसकी इनकम को मैं अपनी टोटल इनकम में थोड़ी ना ऐड करूंगी। क्लियर है? यानी जो मेरे घर के मेंबर्स हैं उन्हीं की इनकम को तो मैं अपने घर की टोटल इनकम में ऐड करूंगी ना। जो मेरे घर का मेंबर है ही नहीं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मेरे घर के मेंबर्स ही नहीं है, उनकी इनकम को मैं अपने घर की इनकम में क्यों ऐड करूंगी? सेम यही रूल लगता है देश के लिए। जो देश के रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को तो मैं अपनी टोटल इनकम में ऐड करूंगी, लेकिन जो मेरी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं ही नहीं, उनकी इनकम को मैं क्यों अपनी देश की इनकम में ऐड करूंगी? क्लियर है? तो नेशनल इनकम में क्या लेते हैं? फैक्टर इनकम किनकी? जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब वो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे मेरे घर में रहे, चाहे मेरे घर से बाहर रहे, यानी इनकम उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके, यानी मेरे घर का मेंबर मिस्टर बी है, ठीक है। अब ये जो है जॉब करता है तो इसकी कंपनी कभी कभी इसे यूएस भेज देती है, साल में 2-4 महीने यूएस चला जाता है, यानी यूएस से इनकम जनरेट करके रहेगी तो मेरे ही घर की इनकम ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे घर के अंदर बैठे बैठे इनकम जनरेट करे, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके करे, उसकी इनकम देश की इनकम में ऐड होगी। क्लियर है? तो ये हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन। तो क्लियर है फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में दी जाती है, यानी ये 2 साइडेड प्रोसेस होता है, 1 साइडेड प्रोसेस नहीं होता। बायलेटरल ट्रांजैक्शंस जिसे हम कहते हैं, बायलेटरल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यानी 2 साइडेड, उसे हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट पे। ट्रांसफर इनकम या पेमेंट, ठीक है, इस पर आते हैं। हाँ जी, फैक्टर इनकम्स को, पेमेंट को हमने क्या देखा? ये 2 साइडेड पेमेंट्स या इनकम्स होती हैं, 2 साइडेड प्रोसेस होता है, यानी आप बदले में कुछ देते हो तब आपको बदले में कुछ मिलता है, गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो काम पे आया है, उसने काम किया है तभी दी है सैलरी। अगर वो मैंने अपने जो है काम पे ही नहीं आया, मान लीजिए एम्प्लॉय ने छुट्टी मार ली, टुक ऑफ फॉर 10 days, 10 दिन वो काम पे आया ही नहीं है, छुट्टी लेके बैठा है, तो 10 दिन की सैलरी काट के दूंगी ना उसको, यानी जितने दिन उसने काम किया उतने दिन की तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो यानी मैं बदले में काम लूंगी तभी तो उसको सैलरी दूंगी। जबकि ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे स्कॉलरशिप मिली है टू अ स्टूडेंट, एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। स्कॉलरशिप में क्या हुआ? अब इसके स्कूल की फीस माफ है, स्कूल की फीस माफ है। मान लीजिए स्कूल की जो फीस थी, सपोज 50,000 स्कूल की फीस थी, स्कॉलरशिप मिल गई है, फीस नहीं देनी पड़ेगी इसे 50, यानी इसको 50,000 का बेनिफिट हुआ। अब गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है इस बच्चे को 50,000 की, बच्चे ने गवर्नमेंट को क्या दिया है बदले में? कुछ सर्विस दी है अपनी? कोई सर्विस नहीं दी ना, यानी स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हो रही है, कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। नो सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड, कोई सर्विस थोड़ी दे रहा, स्टूडेंट कोई सर्विस दे ही नहीं रहा, गवर्नमेंट उसको बिना किसी सर्विस के उसे क्या दे रही है? स्कॉलरशिप दे रही है। यानी ऐसी ये क्या चीज है? ये 1 साइडेड पेमेंट है, ये 1 साइडेड या जिसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं,
यूनिलेटरल ट्रांसफर या पेमेंट। वन साइडेड का मतलब एक तरफ से, हमने फैक्टर इनकम में पढ़ा टू साइडेड था, लैंड मिला था तो बदले में रेंट मिला था, सर्विसेज दी थी तो बदले में वेजेस मिली थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट तो बदले में कुछ दे ही नहीं रहा ना, उसे स्कॉलरशिप मिल रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन जो सीनियर सिटीजन्स को हमारे देश में दी जाती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है कोई, उनको पेंशन दे रही है सरकार, ओल्ड एज पेंशन। यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यानी जिसको पेंशन मिल रही है, अंकल है कोई मिस्टर एक्स, उन्हें पेंशन मिल रही है, लेकिन बदले में वो सरकार को तो कुछ नहीं दे रहे ना, कोई सर्विस थोड़ी दे रहे हैं जिसके बदले में पेंशन मिलेगी, तो इसीलिए ये ओल्ड एज पेंशन क्या कहलाती है, यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड, यानी अपनी सर्विस कोई नहीं दी जा रही, सिर्फ आपको वहां से मिल रहा है। जैसे तीसरा एग्जांपल, चैरिटी, डोनेशन, मंदिर में जाके आपने मंदिर को डोनेशन दी, मंदिर आपको बदले में कोई सर्विस थोड़ी ना दे रहा है, या फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना, यानी जिस पेमेंट के बदले में हमें कोई सर्विस नहीं मिलती या हम कोई सर्विस एक्सपेक्ट ही नहीं करते, ऐसी पेमेंट्स या ऐसी इनकम्स को ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। यानी कि जो यूनिलेटरल वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, ग्रांट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे देती है किसी बंदे को, ठीक है, ऐसी चीजें भी क्या है, ट्रांसफर इनकम से। जैसे रिफ्यूजीज होते हैं, या जैसे मान लीजिए अपना लॉकडाउन में सपोज गरीब लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, आप लोग जाके उन्हें खाना दे करके आते हैं, ठीक है, या आपने जाकर उनको वैसी दान दे दिया, पैसे दे दिए कुछ, तो बदले में आपको वो थोड़ी ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी पेमेंट्स, ऐसे ट्रांसफर्स को हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। एक चीज हमें याद रखनी है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों के माइंड में, पेंशन दो तरह की होती है, पेंशन दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, आगे चलते हैं, पेज भर गया बेटा। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को सरकार देती है। देयर इज नो रिलेशनशिप of employer and employee, सरकार बूढ़े लोगों को दे रही है। अब इस मिस्टर एक्स जो एक अंकल हैं, इनके और गवर्नमेंट के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप थोड़ी ना है, मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थोड़ी है जिसके बदले में उन्हें पेंशन दी जा रही है, नहीं है ना कोई, सरकार वैसे ही दे रही है उनका वेलबींग के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को ठीक से जी सके, इसीलिए सरकार उन्हें दे रही, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे अपने लाइफ को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। यानी ओल्ड एज पेंशन सरकार बूढ़े लोगों को देती है, सरकार और उन बूढ़े लोगों के बीच में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। सबको पता है एम्प्लॉयर कौन है, जो नौकरी पर रखता है, बॉस, एम्प्लॉय जो काम करता है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप एक्स और गवर्नमेंट के बीच में नहीं है। जबकि रिटायरमेंट पेंशन किसको मिलती है, जो रिटायरमेंट पेंशन है, पहली चीज तो वो सरकार तो देती नहीं है, वो कंपनी देती है। कौन सी कंपनी देती है, कंपनी मुझे देगी क्या, आपको देगी क्या, नहीं देगी। कंपनी किसको देती है, अपने पास्ट एम्प्लॉयज को, यानी जो कंपनी में नौकरी करके रिटायर हो गए हैं उनको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। यानी इस बंदे ने, मिस्टर वाई ने जॉब की कंपनी में,
उसके बदले में जब इसने नौकरी छोड़ दी या रिटायर हो गया, सॉरी छोड़ी नहीं, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद इसे रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। अगर मिस्टर वाई कंपनी में जॉब ना कर रहा होता तो थोड़ी कंपनी इसको पेंशन देती। यानी मिस्टर वाई और कंपनी के बीच में है ना रिलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तभी तो मिल रही है। अगर ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना होता कंपनी और वाई के बीच में, तब इनको रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलती। तो ये वन साइडेड ट्रांसफर नहीं है। ये कौन सा ट्रांसफर है? बायलेटरल, बायलेटरल या टू साइडेड। यानी कि मिस्टर वाई ने अपनी सर्विसेज दी थी, पास्ट में अपनी सर्विसेज दी थी कंपनी को, उसके बदले में कंपनी रिटायरमेंट पेंशन दे रही है। अगर वाई ने सर्विसेज ना दी होती, ना आप काम किया होता कंपनी में, तो थोड़ी ना रिटायरमेंट पेंशन मिलती। तो क्लियर है? यानी ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट है, जबकि रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट है, क्योंकि वो नौकरी करने के बदले में मिल रही है। टू साइडेड पेमेंट है वो, नौकरी करा, नौकरी की, सर्विसेज दी तो मिली पेंशन, नहीं तो नहीं मिलती। जबकि ओल्ड एज पेंशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, जॉब करने की, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सरकार उनके भले के लिए दे रही है, उनके वेलबींग के लिए दे रही है। क्लियर है? थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आते हैं ट्रांसफर इनकम की। हाँ जी, तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? इट मीन्स पेमेंट मेड, हाईलाइट कर रखा है मैंने, आप भी करेंगे, विदाउट रेंडरिंग अगेन या प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है, फिर भी मुझे पेमेंट या इनकम मिल रही है। ऐसी पेमेंट या ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर पेमेंट मीन्स पेमेंट मेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में पेमेंट इनकम मिल रही है, ऐसी इनकम को, ऐसी पेमेंट को हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल कर लिए हमने, फिर भी ओल्ड एज पेंशन याद रखेंगे, रिटायरमेंट पेंशन नहीं, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, डोनेशंस एटसेट्रा, ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है फैक्टर और ट्रांसफर में? फैक्टर पेमेंट काम करने के बदले में, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में दी जाती है, उसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट बिना किसी सर्विस के बदले में वैसे ही मिल जाती है। दान दिया आपने किसी को, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गई, सरकार ने कोई ओल्ड एज पेंशन दे दी, ऐसी इनकम्स, ऐसी पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर है? अब हम ये डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन की नेशनल इनकम की कि इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स। यानी नेशनल इनकम में आप इंप्लीकेशन देखेंगे, नीचे इसकी इंप्लीकेशन लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्लीकेशन का मतलब इससे क्या इंप्लीकेशन निकलती है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ओनली फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम ऐड की जाती है। यानी ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेशनल इनकम में कोई भी चीज तभी ऐड होती है जब बदले में किसी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन हुई है। अगर कोई बदले में गुड या सर्विस या वैल्यू ऐड नहीं हुई तो वो पेमेंट नेशनल इनकम में नहीं आती है। जैसे रेंट अगर आया तो बदले में लैंड दिया गया है, इंटरेस्ट अगर आया तो बदले में पैसे दिए गए, यानी कोई सर्विस दी गई है बदले में, तब जाके वो चीज नेशनल इनकम में ऐड होती है। जबकि ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट में बदले में कोई सर्विस नहीं दी जा रही, पेंशन लिए कोई सर्विस नहीं दी, ओल्ड एज डोनेशन दिए कोई सर्विस नहीं ली बदले में, तो ऐसी इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। और अच्छे से ये चीज कब समझ आएगी कि क्यों ऐड नहीं करते हैं मैडम? है तो इनकम ही ना। कईयों के मन में सवाल उठ रहा होगा, मैम है तो इनकम ही, ओल्ड एज पेंशन अगर मिस्टर एक्स को मिली है, अंकल को मिली है, तो उनके लिए तो इनकम ही है, फिर हम ऐड क्यों नहीं करते? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, 3 मेथड्स हैं।
और तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम सेम आएगी। ऐसा नहीं है ना इनकम मेथड से अलग आएगी, एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आएगी, प्रोडक्शन मेथड से अलग आएगी। तीनों मेथड से नेशनल इनकम सेम ही आती है, सिर्फ हमारे पहलू अलग अलग हैं। जैसे पेमेंट और इनकम मैंने बताया कॉइन है, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बात है। तो ऐसे ही ये तीनों मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स पे जब हम आएंगे तो ये पॉइंट हम दोबारा वहां लेके जाएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों नहीं होती ऐड। ठीक है, हाँ जी। अब थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ऑल्दो हर कोई इतना डिटेल में नहीं कराता, हो सकता है आपके स्कूल में भी ना करवाएं, बट मेरा ये मानना है कि अगर मैंने बच्चों को ज्यादा चीज कराई है तो कम वो खुद कर लेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया, उसका आंसर मैंने आपको 100 वर्ड्स में दिया है, और अगर एग्जाम में जो आया उस पर आंसर वो सिर्फ 60 वर्ड्स का ही आया, यानी कि मैंने आपको 6 मार्कर के हिसाब से लिखवा दिया और वो 3 नंबर का एग्जाम में आ गया, आप छोटा करके लिख दोगे। लेकिन अगर मैंने आपको 60 वर्ड्स का ही आंसर करवाया है और वही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ गया है, तो उस वक्त आपके लिए चीजों को एलैबोरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं 10 कंसेप्ट कराऊंगी तो 10 के 8 तो आप खुद ही कर लोगे। 10 आपने किए हैं, एग्जाम में 8 ही आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कंसेप्ट ही आपको 8 कराए हैं और एग्जाम में 10 कंसेप्ट आ गए, 9वां और 10वां आ गया जो मैंने कराया नहीं था। यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं कराता, छोड़ दो इसको, ये कभी आया ही नहीं एग्जाम में, लेकिन आपके में आ गया, देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो मेरा ये मानना है मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम चीजें कवर करवा के चलूंगी, क्लियर है। और आपको भी यही रूल फॉलो करना है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये सब करके चलना पड़ेगा। तो मे बी आप किसी बच्चे को लग रहा हो कोई एक्स्ट्रा है या ये नहीं करवाना, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप फिर भी कर लो, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी है। एग्जाम में जब हम आंसर लिखते हैं बच्चा, तो हमें आंसर, मुझे पता है कंसेप्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कंसेप्ट की समझ होने के साथ साथ कंसेप्ट आपको याद भी होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए। एग्जाम में क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, उसी टाइम लिमिट में आपको आंसर लिखना है और आप सोचने बैठोगे उस वक्त तो आपका वो टाइम निकल जाएगा, तो आपको आती हुई चीज भी नहीं लिख पाओगे। तो चीज को समझने के साथ साथ याद करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे भी और चीजों को याद भी करेंगे साथ साथ, क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट मैंने करी, तो जो ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं बेटा, ये 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं करंट ट्रांसफर्स, एक होते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? करंट ट्रांसफर्स वो होते हैं जो करंट इनकम में से किए जाते हैं, आउट ऑफ करंट इनकम। जो मेरी अभी करंट इनकम है, अगर मैं इस साल की बात करूं, इस साल के करंट ट्रांसफर की बात करूं, तो जो मेरी इस साल की इनकम है उसमें से देती हूं। जैसे एक चीज और मैं पीछे अभी रह गई बताना बातों बातों में, एक चीज और हम देखेंगे। अभी हम ट्रांसफर इनकम की बात कर रहे थे बेटा, हम सबको पता है टैक्सेस लेती है सरकार या हमें सब्सिडीज देती है। टैक्सेस का मतलब सबको पता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, लीगल पेमेंट होती है जो सरकार को देनी पड़ती है। इनकम टैक्स देना पड़ता है सरकार को, क्लियर है, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी देना पड़ता है सरकार को, हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेस क्या है? जो सरकार हमें कुछ सर्विसेज के बदले में हमसे एक कंपल्सरी पेमेंट है सरकार जो हमसे लेती है। सब्सिडी क्या है? सरकार जो हमें छूट देती है, छूट। जैसे एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है एक लिमिट तक, कि अगर सिलेंडर मार्केट में एक्चुअल कॉस्ट अगर उसकी 1000 रुपये है और आपके घर तक वो 800 का पहुंच रहा है, जो 200 रुपये दिया है सरकार पे करती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। न्यूज़पेपर है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कितने सारे पेजेस होते हैं, कितना मोटा होता है, और सिर्फ 2 या 3 रुपए का आता है। तो क्या उसमें जो पेपर इस्तेमाल होता है वो इतने का ही होता है? जो पब्लिशिंग, जो इंक लगती है, इतने की होती है? नहीं, सरकार इस पे सब्सिडी देती है, सरकार इस पे सब्सिडी देती है, क्लियर है। सब्सिडी क्या होती है कि प्रोड्यूसर के लिए कोई चीज अगर 100 रुपए की है और सरकार कह रही है कि जी ये एक असेंशियल कमोडिटी है, ये एक असेंशियल कमोडिटी है, जरूरी चीज है, लोग अगर 100 रुपए की आप बेचोगे तो गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे, तो सरकार प्रोड्यूसर से कहती है कि आप इसको 50 रुपए का बेचो, जो बैलेंस 50 रुपए हैं वो मैं आपको दूंगी।
उसे हम कहते हैं सब्सिडी। क्लियर है? तो टैक्स और सब्सिडी जो सरकार हमसे टैक्स लेती है, सब्सिडी देती है, ये भी क्या होते हैं? ये भी ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम का पार्ट होते हैं। क्योंकि जब मैं सरकार को टैक्स देती हूं तो बदले में सरकार तो मुझे कुछ नहीं देती ना। सरकार कहती है कि आप जो टैक्स दोगे उससे मैं क्या करूंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगी, सड़कें बनाऊंगी, उसकी रोड्स बनाऊंगी मैं, सरकार कह रही है, ब्रिजेस बनाऊंगी मैं, सरकार कहती है, मैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगवाऊंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगी, सरकार ये कहती है। लेकिन क्या सरकार की ये ऑब्लिगेशन है? मैंने टैक्स दिया तो क्या मैं सरकार के पास जाके कह सकती हूँ, हाँ जी मैंने जो है 1000 रुपए का टैक्स दिया था, मुझे इसका हिसाब दो, आपने कहाँ लगाए, बताओ कौन सी सड़क पे आपने ये पैसे लगाए? कह सकती हूँ मैं सरकार से जाके? नहीं। लेकिन अगर मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो मैं हिसाब करके ही दूंगी ना। अगर उसने 10 दिन काम किया 10 दिन की दूंगी, 20 दिन काम किया तो 20 दिन की दूंगी। यानी एम्प्लॉय की मेरी तरफ क्या बनती है? ऑब्लिगेशन बनती है। ही इज ऑब्लाइज्ड टू डू माई वर्क, मेरा काम करना पड़ेगा तो ही मैं सैलरी दूंगी। लेकिन सरकार सड़क बनाए या ना बनाए, सरकार ब्रिजेस बनाए या ना बनाए, टैक्स तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, हिसाब नहीं मांग सकते। यानी सरकार इज नॉट ऑब्लाइज्ड, गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड, क्योंकि सरकार बदले में सर्विस देने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। जबकि सैलरी अगर चाहिए एम्प्लॉय को तो सर्विस देने के लिए ही इज बाउंड। अगर मुझे जमीन के बदले में किराया, तो जमीन तो देनी पड़ेगी ना, बिना जमीन दिए थोड़ी ना मैं किराया मांग लूंगी। यानी बाउंडेशन है, सरकार के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? तो टैक्सेस और सब्सिडीज कम अंडर ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम। हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है, सरकार के लिए ट्रांसफर इनकम है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इस पे। हाँ जी, तो यहाँ पे इनकम टैक्स शब्द का इस्तेमाल होना था बेटा, इसलिए थोड़ा मैं पीछे गई थी बताने के लिए। हाँ जी, तो करंट ट्रांसफर आउट ऑफ करंट इनकम किए जाते हैं। जैसे मैंने अपना इनकम टैक्स देना है तो मेरी जो इस साल की इनकम है उससे मैं निकाल करके सरकार को इनकम टैक्स दूंगी। मेरी इस साल की इनकम मान लीजिए 5 लाख है, तो इस 5 लाख पर टैक्स लगेगा ना। यानी इट इज मेड आउट ऑफ करंट इनकम, करंट इनकम में से दिया जाता है। दूसरा करंट ट्रांसफर क्या होता है? इट इज रेगुलर इन नेचर। रेगुलर यानी रेगुलर पेमेंट होती है, इनकम टैक्स में हर साल देती हूँ। तो ऐसे पेमेंट को, ऐसे ट्रांसफर्स को हम करंट ट्रांसफर्स कहते हैं। जैसे डोनेशन, डोनेशन देने के लिए मैं अपनी सेविंग्स को थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ। मेरी जो इस साल की इनकम है उसमें से मैं कुछ हिस्सा दान कर देती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मंदिर में रोज 10 रुपए डाल देती हूँ, या मैं रोज गुरुद्वारे जाती हूँ, रोज मैं गुरुद्वारे में कुछ पैसे डाल देती हूँ। डोनेशन रेगुलर नेचर की होती है, आउट ऑफ करंट इनकम की जाती है, अपनी अभी की इनकम में से। इसके लिए मुझे अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओल्ड एज पेंशन है जैसे, करंट ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, रेगुलर नेचर की होती है। ऐसे ट्रांसफर्स को हम करंट ट्रांसफर्स कहते हैं। जबकि कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, या जिसे हम कह सकते हैं आउट ऑफ वेल्थ और कैपिटल, इसमें से की जाती हैं। ये इर्रेगुलर होती हैं, यानी ये रेगुलर नेचर की नहीं होती, रोज रोज नहीं देनी पड़ती। जैसे वेल्थ टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको किसी चीज को बेच के बहुत ज्यादा फायदा हो। जैसे मान लीजिए आपने एक घर खरीदा था, आज से 10 साल पहले लिया था, मान लो 10 लाख का। अब 10 साल के अंदर प्रॉपर्टी के रेट काफी बढ़ गए, आज आपने इसको 50 लाख का बेच दिया, यानी 10 लाख की चीज 50 में बिक गई, तो आपको क्या हुआ है? 40 लाख का फायदा हुआ। इसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। यानी आपको अपनी प्रॉपर्टी बदले में बेचने के बदले में, वेल्थ को बेचने के बदले में प्रॉफिट हुआ है। ऐसे गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो उसके बदले में जो टैक्स दिया जाता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। रोज रोज नहीं लगता ये, कि ऐसी चीजें इंसान रोज नहीं करता, घर कोई रोज नहीं बेचता। ठीक है, तो इर्रेगुलर नेचर की होती हैं, अपनी पास्ट सेविंग्स, अपनी वेल्थ या अपनी कैपिटल में से की जाती हैं। ऐसे ट्रांसफर्स को हम कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने ग्रांट दिया, ग्रांट टू नेपाल फॉर अर्थक्वेक, वहां पे भूकंप आ गया था, सरकार ने वहां पे
ग्रांट दी है। अब ये रेगुलर नेचर का रोज थोड़ी भूकंप आता है वहां पे, और ये बहुत बड़ा ग्रांट था, तो सरकार अपनी करंट इनकम में से भी नहीं दे सकती, सरकार को अपनी किसी वेल्थ में से देना पड़ा। कहीं पे सरकार ने मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी शेयर्स में, वहां से निकाल के देना पड़ा इतना बड़ा अमाउंट। क्लियर है? तो करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो अपनी करंट इनकम में से किए जाते हैं और रेगुलर नेचर के होते हैं। जबकि जो कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? वो अपनी वेल्थ या कैपिटल में से किए जाते हैं और ये इररेगुलर नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर है बेटा। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। अपना हमें जो अगला टॉपिक करना है वो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का करना है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज इसको थोड़ा रिकैप करते हैं। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट क्या होती है? जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है, यानी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले में जो इनकम जनरेट होती है उसे हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहते हैं। टू साइडेड पेमेंट होती है, यानी आप कुछ देते हो बदले में इनकम मिलती है। लैंड दिया तो रेंट मिला, लेबर दी तो वेजेस मिली। क्लियर है? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही आती हैं, ट्रांसफर इनकम्स नहीं आती। और कौन सी फैक्टर इनकम्स आती हैं? जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जनरेट की जाती है। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो बिना किसी सर्विस के बदले में, यानी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, यूनिलैटरल या वन साइडेड होती हैं। जैसे स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, डोनेशन, सरकार ने ग्रांट दिए हैं, इस तरह की चीजें ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट के अंडर आती हैं। क्लियर है? फिर हमने करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर का थोड़ा सा कंसेप्ट किया। करंट ट्रांसफर्स करंट इनकम में से दिए जाते हैं, रेगुलर नेचर के होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया आपका, डोनेशंस हो गई, स्कॉलरशिप सरकार देती है, देती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी वंस इन अ वाइल देती है, नहीं। यानी ये सरकार के रेगुलर खर्चे होते हैं, यानी जो हमारे रेगुलर खर्चे होते हैं, हम करते ही हैं हर साल। करंट ट्रांसफर जो हम कभी कभार वंस इन अ वाइल करते हैं, मान लीजिए सरकार ने वॉर डैमेजेस दिए, कहीं वॉर हो गया, वहां पे डैमेजेस हुए, उसका ग्रांट दिया। रोज रोज तो वॉर नहीं होता है, ठीक है? वेल्थ टैक्स मुझे रोज नहीं देना पड़ता, कैपिटल गेन टैक्स रोज नहीं देना पड़ता। ऐसे ट्रांसफर्स को हम कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। हमने डेफिनेशन करी, इम्प्लीकेशन क्या थी कि नेशनल इनकम में खाली फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम्स ही आती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने कवर किया, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम का। होप सबको क्लियर है टॉपिक। कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क मी, कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू बेटा।